हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहां पर हम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस को कंप्लीट। इसमें से हम लोगों ने लगभग ज़्यादातर पोर्शन ख़त्म कर लिया है। अब हम मनोविज्ञान के विषय में घुसे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग बेसिकली उसके जो टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब जो बचे हुए हैं उनका हमारा कह सकते हैं कि बेसिकली क्लासेस आज हमारी होने वाली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है ये बातें कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको मन लगा कर, लगन लगा कर कीजिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई में निरंतरता बना कर रखिए। क्विज़ेस को सॉल्व कीजिए। मैं देख रहा था कि ग्रुप में लगभग 66 या 67 लोग हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि उसमें से ज़्यादातर लोग स्टूडेंट ही हैं, कुछ एडमिन के हैं, कुछ एडमिन्स हैं, कुछ हैं। तो कुल मिला के मैं ये मान के चल रहा हूँ ओवरऑल 60 लोग तो हैं ऐसे जो मुझे लगता है कि प्योर स्टूडेंट हैं ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और मैं ये देख रहा था कि क्विज़ेस जो हैं बहुत कम लोग दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, एटलीस्ट क्विज़ को पूरा का पूरा आप लोग दीजिए, और जो टारगेट आपको दिए जा रहे हैं आप उन टारगेट को कंप्लीट कीजिए और क्विज़ेस को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको असल में आपकी तैयारी का पता चल सके। ठीक है, क्योंकि ये जो भी हम लोग करा रहे हैं ये वापस लौट कर नहीं आने वाली चीज़ें, ना तो समय लौट कर आने वाला, ना ही आपको फिर से ये चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक है, अगर फिर से आपको चीज़ें करनी होगी तो आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको फिर से चीज़ें पे करना पड़ेगा फिर से। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जब पे कर चुके हैं, जब फीस दे चुके हैं, तो फिर आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, आप उस चीज़ को अपने टारगेट्स को टाइम टाइम पे जो भी टारगेट मिल रहा है उनको कंप्लीट कीजिए, और फिर उन पर बेस्ड जो क्विजेज आपको दिए जा रहे हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि बाद में कर लेंगे या फिर ये तो मैं कभी भी कर लूँगा, ऐसे नहीं है। जो एक टारगेट मिल रहा है, अगर आपका यही टारगेट है, यही एग्ज़ाम अगर टारगेट है, तो आपको फिर 100% यहाँ पे काम करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आपके अगर बहुत और भी एग्ज़ाम्स के टारगेट हैं, आप वहाँ पे व्यस्त हो या आप वहाँ पे टाइम दे रहे हो, तो वो अलग विषय है। वो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप कैसे उन चीज़ों को करोगे। बट अगर आपका केवल और केवल जो लक्ष्य है या टारगेट है वो आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पे लापरवाही मत कीजिए। आप सारे टेस्ट दीजिए, सारे टारगेट्स जो दिए जा रहे हैं आप उनको पहले कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद क्विज़ेस को सॉल्व कीजिए और कहीं ना कहीं वहाँ पे बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और फिर डायनेमिक होकर थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा रिसर्च आप भी कीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई को आप भी अपने हिसाब से बेहतर बनाइए, थोड़ा सा कंटेंट आप भी ढूंढिए, थोड़ा सा एमसीक्यूज आप भी ढूंढिए और उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम जितना भी प्रयास कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, पर आपका भी अपना प्रयास बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप खुद प्रयास करते हैं तो वो एक अलग बात होती है। हमारा प्रयास सेकेंडरी है, आपका प्रयास जो होगा वो प्राइमरी होगा, प्राथमिक होगा। तो इसलिए आपको अपना प्रयास ज़्यादा तवज्जो देनी है। हमारा तो हम जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ठीक है, इसमें कम ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, कमियां ज़्यादा हो सकती हैं, मैं मानता हूँ ये बातों को। बट जब आप उन चीज़ों को प्रयास करते हैं तो वो एक अलग लेवल पर चीज़ें जाती हैं। ठीक है, इसीलिए आप अपने मेहनत को निरंतर बना के पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पर कोशिश आपको यही करनी है कि आप कम से कम जो टारगेट मिल रहे हैं और जो क्विज़ेस किए जा रहे हैं उनको तो एटलीस्ट कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई कम से कम इधर उधर ऊपर नीचे होगी भी तो कम से कम ये चीज़ें आपकी तैयार रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मनोविज्ञान का छठा लेक्चर है। ठीक है, तो ये लेक्चर वाइज हम लोग ने यहाँ पे बना दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, लाइन टू लाइन आपके जो पीडीएफ्स हैं वो मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला मतलब अपना टॉपिक, और वो है हमारा मनोवैज्ञानिक आकलन, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व। ये आपके टॉपिक जब आप सिलेबस खोलोगे तो आपको साफ साफ ये पूरा का पूरा टॉपिक दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ मिल जाएगा, आकलन, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व। ठीक है, आज इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और आज इसी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। यह तीनों मनोविज्ञान के ऐसे स्तंभ हैं जो एक साथ मिलकर यह समझाते हैं कि हम कौन हैं, हम कोई काम क्यों करते हैं और हम खुद को कैसे मापते हैं। ठीक है, तो असल में आकलन, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हमें यह बताता है कि हम कौन हैं। आपका व्यक्तित्व ये बताता है कि आप कौन हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, या आप असल में हैं कौन। ये आपका व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनैलिटी बताती है। ठीक है, ये पर्सोना जो होता है ना, पर्सोना एक्चुअली वो यहीं से आता है, पर्सनैलिटी से ही आता है। तो आप असल में मानसिक रूप से क्या सोचते हैं किसी भी विषय को लेकर। ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल होता है, इसीलिए इसको हम लोग पर्सनैलिटी बोलते हैं। ठीक है,
क्योंकि वो आपका पर्सनल है, निजी है, तो उसको हम लोग पर्सनालिटी से जोड़ कर देखते हैं। आपका व्यवहार क्या है वो आपका निजी है, इसीलिए इसको हम लोग पर्सनालिटी से जोड़ कर देखते हैं। तो आप कौन है ये आपकी पर्सनालिटी बताती है, आपका व्यक्तित्व बताती है, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आपका पर्सनालिटी बहुत मायने रखता है, आपके व्यक्तित्व बहुत मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपके बारे में पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि ये इंसान क्या सोचता है, पता चलता है कि इंसान का व्यवहार लोगों के प्रति, समाज के प्रति क्या है, ठीक है। तो व्यक्तित्व हमें हमारे हमारे बारे में बताएगा कि हम कौन हैं। दूसरी जो चीज़ आती है हमारे लिए, वो आती है बेसिकली कह सकते हैं कि हम कोई काम क्यों करते हैं, ये हमें बताता है हमारी अभिप्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन बताता है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। आपका जब भी आप जैसे आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसके पीछे एक मोटिवेशन होगा, इसके पीछे एक कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं अभिप्रेरणा होगी कि आपको ये लगेगा कि आपने सोचा होगा कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम देना है। वो उसके लिए अभिप्रेरणा, वो मोटिवेशन कैसा भी हो सकता है, ये नहीं ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई मोटिवेशन मतलब वैसा कोई मोटिवेशन चाहिए। यहाँ पे एक मोटिवेशन आपको ये भी मिल सकता है कि आपने इसके सिलेबस को देखा होगा, आपने इसके सिलेबस को देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि ये सिलेबस मेरे मुताबिक है, मैं इसको तैयार कर सकता हूँ, तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक प्रेरणा ही है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बहुत मोटिवेट करके बैठा दिया हो कि नहीं इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कम हैं, इसमें फॉर्म्स बहुत कम पड़े हुए हैं, या फिर जो भी है, ऐसे भी बहुत से मोटिवेशन लोग देते हैं, ठीक है, कि इसमें फॉर्म कम पड़ते हैं या फिर इसका सिलेबस अलग है, थोड़ा सा देख लो, इसको तैयारी कर लो। तो ये भी एक मोटिवेशन का है। तो आपको क्या मोटिवेशन मिला है? बिना मोटिवेशन के हम कुछ करते भी नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं से एक इंस्टिंक्ट आती है, एक अंदर से भी आवाज़ आती है, वो भी एक मोटिवेशन है, ठीक है। कुछ भी करने का एक मोटिवेशन होता है। आपको कहीं घूमने भी जाते हो तो कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आती है, दैट इज़ वो मोटिवेशन, वही अभी आपकी अभी प्रेरणा है जो आपको बता रही है कि आपको घूमने जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो व्यक्तित्व से करेंगे, ठीक है। हम कौन है उसकी ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आमतौर पर लोग पर्सनालिटी का मतलब अच्छे कपड़े, शारीरिक बनावट या बातचीत के तरीके से लगाते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में यह परिभाषा अधूरी है, ठीक है। अब ये पर्सनालिटी आपकी कैसी है, जनरल लैंग्वेज में लोग इसको आपके बाहरी अपीयरेंस से जोड़कर देखते हैं, ठीक है। आपके कपड़ों से देखकर, आपके लुक से जज करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या होगी, आपके कपड़े क्या हैं, आपके बेसिकली आपके मतलब बाल कैसे हैं, आपके बॉडी पे कह सकते हैं ना कि आपने कितना अपने आप को हाइजीन मेंटेन करके रखा है, या फिर कैसे आप रह रहे हैं, ठीक है। आपका बाहरी जो आप कह सकते हैं ना पर्सोना है, या फिर आपका जो बाहरी कह सकते हैं कि कैरेक्टर है, ठीक है, उसको असल में लोग बेसिकली पर्सनालिटी मानते हैं, आपका व्यक्तित्व मानते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में ये नहीं होता है। मनोविज्ञान का मतलब है कि आपके वो मन की बात करेंगे, ठीक है। ये जो पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, ये असल में आपके मन की बात है। आपका मन कैसा है, ये असल में आपकी असली पर्सनालिटी है। आपका व्यक्तित्व, आपका मन बताएगा कि आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक बात जो जाननी है वो ये कि बेसिकली हमें पर्सनालिटी समझने के लिए आदमी के बाहरी चीज़ों को नहीं देखना, हमें आदमी के आंतरिक चीज़ों को देखना है, उसके मन को देखना है। तो मनोविज्ञान में यही चीज़ें बताई गई हैं कि अच्छे कपड़े, शारीरिक बनावट या बातचीत से आपका कुछ लेना देना नहीं है पर्सनालिटी का। असल में आपका मन, यानी आपका अंदर की जो चीज़ें हैं, वही बताएगी कि आपका असली व्यक्तित्व क्या है। यहाँ पे बता भी रहा है ये बात कि लैटिन भाषा के शब्द पर पर्सोना से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, ठीक है। आपको पता है मुखौटा क्या होता है? बहुत से आपने देखे होंगे वो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग मुखौटा लगा के पहुँचते हैं और एक अलग रूप में दिखाई देते हैं। तो वो जो मुखौटा होता है ना, दैट इज़ वही मुखौटा ही पर्सोना का आता है, और उसी पर्सोना से ही क्या बनता है, पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक क्या परिभाषा देते हैं पर्सनालिटी को लेकर, तो यहाँ पे GW एलपॉट देते हैं, इनके हिसाब से व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन शारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है, ठीक है। अब ये जो GW एलपॉट थे, इन्होंने अपनी एक व्याख्या दी है व्यक्तित्व को लेकर, और उन्होंने बोला है कि असल में व्यक्तित्व का जो किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना, वो उसके भीतर की जो मनोशारीरिक तंत्रिकाएँ हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, बेसिकली यहाँ पे हमें आंतरिक चीज़ों की बात करनी है, उसके अंदर के मन के विचारों की बात करनी है। मन उसके किस विचार के हैं, क्या किन विषयों पे कैसे सोच रहा है, वो असल में, और साथ साथ में उसका मन के जो शारीरिक तंत्रिकाएं हैं वो, और साथ साथ में उसके बाहरी वातावरण का जो समन्वय है, असल में वही बताता है उसका असली व्यक्तित्व,
ठीक है, वो कैसे बाहरी चीज़ों के लिए रिएक्ट कर रहा है, वो उसके विचार क्या हैं, यही दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो निकल कर आता है आपका व्यक्तित्व। ठीक है, आप अंदर से बाहर से अंदर अंदर से आप बहुत शांत लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको किसी ने आकर क्या कहते हैं, हल्का सा भी अगर पीछे से हल्का सा एक थप्पड़ मार दिया, पीछे से नहीं, दोस्त या फ्रेंड आपने देखा होगा बहुत से आते हैं पीछे से मार के निकल जाते हैं, तो आप जैसे ही आपको पीछे से किसी ने टच किया तो आपका एकदम गुस्सा बाहर आ गया, ठीक है, आप एकदम गुस्सा आ गया, आपके चेहरे लाल पड़ गए। तो असल में आपका व्यक्तित्व क्या है ये आपका वहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि आप ऐसे शांत स्वभाव के हैं, लेकिन हल्का सा भी आप वहाँ पे अपने, आप कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट, अपने आप अपना डिसरिस्पेक्ट आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ वो असल में वो आपकी असली असली पर्सनालिटी है। कि आपकी पर्सनालिटी ये है कि आप अपना थोड़ा सा भी डिसरिस्पेक्ट, आप कहते हैं ना कि वो चीज़ें कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि पीछे से किसी ने मारा तो वो आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें असल में बताएंगे कि आपके आंतरिक जो विचार हैं वो, और साथ साथ में आपका बाहरी वातावरण से क्या समन्वय है, वही आपका असली व्यक्तित्व को बताएगा, ठीक है। सरल शब्दों में यहाँ पे बताने की बात कही गई है, आपका व्यक्तित्व स्थिर भी है क्योंकि आपकी आदतें जल्दी नहीं बदलती हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि आपकी व्यक्तित्व जो है वो स्थिर है, स्टैटिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी आदतें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत जल्दी नहीं बदलती हैं, ठीक है। एक आदत जो होती है वो आपकी आदत हमेशा स्थिर मानी जाती है, क्योंकि वो आदत इसीलिए है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें बदलती भी हैं। तो यहाँ पे इसने बोला कि व्यक्तित्व स्थिर भी है और गत्यात्मक भी है। गत्यात्मक मतलब जिसमें गति होती है, ठीक है, क्योंकि समय और अनुभव के साथ इसमें बदलाव भी आता है। अब आपने देखा होगा कि आपकी कुछ आदतें आज से 10 साल पहले रही होंगी, लेकिन अब वो आदतें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ और अनुभव के साथ वो आदतें आपके अंदर अब नहीं बची। आपको लगता है कि अब उनकी चीज़ उस आदत की मुझे ज़रूरत नहीं, या वो करने की मुझे ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपके साथ समय भी बदला और कहीं ना कहीं आपके विचार बदलें, उसकी वजह से आपने वो आदत चेंज कर ली होगी, ठीक है। जैसे मैं अपना बता देता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मेरा जो रूटीन हुआ करता था, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन हुआ करता था, ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठता था, फिर फ्रेश होता था, फिर दौड़ने जाता था, फिर मतलब एक एक्सरसाइज की पूरी रूटीन होती थी, ठीक है। काफ़ी अच्छा, मतलब 1-1.5 घंटे 2 घंटे मेरा एक्सरसाइज का एक पूरा का पूरा रूटीन हुआ करता था। फिर वहाँ से लौट कर आता था, फिर नहाता था, फिर ब्रेकफास्ट और ये सारी चीज़ें एक पूरी रूटीन में होती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, ठीक है, मैं अलग एटमॉस्फेयर में गया, मैं अपने घर से बाहर निकला, और फिर जब अलग एटमॉस्फेयर में गया तो वहाँ पे कोई हमें देखने वाला नहीं था, ठीक है। जैसे हॉस्टल की लाइफ की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे ख़राब हुई। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की कि मैं उस चीज़ को मेंटेन करके चलूँ, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर रात में देर से सोना स्टार्ट हुए, तो जब रात में देर से सोना स्टार्ट हुए तो सुबह देर से जगना स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुई, ठीक है। तो ये जो धीरे धीरे आदत थी मेरी, वो धीरे धीरे आदत भी मेरी छूट गई, ठीक है। तो ये क्या है कि एक जो आदतें होती हैं वो स्थिर भी होती हैं, कुछ समय तक अगर हैं तो वो स्थिर ही हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बदलती भी रहती है। और शारीरिक गुण दोनों शामिल हैं। तो ये सारी बातें आपको बहुत सी बेसिक बातें ही हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत वर्गीकरण, अब इनके क्या सिद्धांत दिए गए। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को समझाने के लिए इसे अलग अलग श्रेणियों और सिद्धांतों में बांटा है। मुख्य रूप से इसे 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला है प्रकार सिद्धांत, यानी शरीर और स्वभाव के आधार पर। हिपोक्रेट्स जो थे, उन्होंने हिपोक्रेट्स लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इंसानों को कुछ निश्चित टाइप्स में बांटा है। इसमें सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण कार्ल जुग का है, ठीक है, कार्ल जुग का है। ये कार्ल जुग जो फिलोसफर हैं, इनके हिसाब से है, मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो इंसान होता है वो अंतर्मुखी होता है, ठीक। यह लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। इन्हें अकेले रहना, किताबें पढ़ना या कम लोगों से मिलना पसंद है। ये अपनी भावनाएं जल्दी जहन नहीं करते, ठीक है। ये अपनी भावनाएं जल्दी बाहर किसी से बताते नहीं हैं। अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट बोलते हैं इनको इंग्लिश में। अगर इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है तो ये असल में बाहरी लोगों से कनेक्शन बनाना इतना सहज नहीं होते हैं ये, ठीक है। ये अपनी बातों को बहुत जल्दी हर किसी से नहीं बोल पाते हैं। बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिनसे ये बात करते हैं, और उनसे भी शायद अपनी वो पूरी बातें नहीं बता पाते हैं। यही पहचान होती है एक इंट्रोवर्ट की, एक अंतर्मुखी की, ठीक है। अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है तो कहीं ना कहीं उसकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी ख़राब होगी। वो लोगों से सहजता से बात नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा होगा तो फैमिली मेम्बर से ही अपनी बातें कह पाता है, और वहाँ पे भी कहीं पे कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो अपने फैमिली मेम्बर से भी कहने में हिचक जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो पूरा व्यक्तित्व जो है उसमें जो पहला आता है हमारा,
वो आता है इंट्रोवर्ट टाइप का, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं वैज्ञानिक हैं, अब वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिकों के पास वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं वो असल में इंट्रोवर्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको थिंकिंग करना होता है, उनको बार वो चीज़ें, उनके पास लोगों से मिलने का और उनसे बात करने का टाइम ही नहीं है उनके पास, उनको अपने एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देना है, अपने रिसर्च पे ध्यान देना है, इसलिए वो इंट्रोवर्ट रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कम्युनिकेशन इनके आसपास के लोगों से बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम होता है इनका लोगों से। और लेखक हैं, लेखक को भी एक जगह पे शांत रहकर चीज़ों को सोचना है, उसको अगर वो राइटिंग स्किल अपनी सही करनी है, अपने कंटेंट को अच्छा करना है, तो उसको शांत वातावरण चाहिए, वो लोगों से बार बार इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। अगर बार बार लोगों से इंटरेक्ट करेगा तो उसकी थॉट्स भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एक लेखक होगा तो उसको भी एक बंद कमरा चाहिए, उसको चाहिए चाहिए कि मैं बस अकेले बैठा रहूं, क्योंकि तभी उसकी थॉट्स डेवलप होंगे, तभी वो चीज़ों को लिख पाएगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स हमें देखने को, एक कोडर है, कोडर जो कोड कर रहा है बैठने, जो कंप्यूटर पे कोड कर रहा है, तो उसको भी सोचनी है चीज़ें, जिनको भी सोचनी है चीज़ें, तो सोचने के लिए टाइम चाहिए और एक अकेलापन चाहिए। आप 4 लोगों के साथ बात करके या बैठ कर आप कोई काम, ऐसा साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, आप लिख नहीं सकते हो चीज़ों को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये इंट्रोवर्ट टाइप के लोग ज़्यादातर होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेखक आज एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ये जनरली एक बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप आता है वो बहिर्मुखी का आता है, इसमें इन्हीं को हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये एकदम मस्त मौला वाले इंसान है, या बेहद सामाजिक होते हैं, बातूनी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, इन्हें अकेले रहने से डर लगता है, ठीक है। और यह नए लोगों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, तो ये एक्सट्रोवर्ट वाले हैं। इनको असल में समाज में रहना पसंद होता है, लोगों से बात करना पसंद होता है, नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, ये एक्सट्रोवर्ट की पहचान होती है। जैसे नेता है, नेता होता क्या है, अब देखता आपने देखा होगा कि नेता होता है कहीं ना कहीं हमेशा घूमते रहते हैं, क्षेत्र में अपने जाते हैं, अपने जो उनका रीज़न है वहाँ पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ठीक है, उनकी समस्याएं सुनते हैं, नए नए लोगों से इंटरेक्ट होता है उनका, फिर लोगों को बताते भी हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें। वो एक सेल्समैन है, सेल्समैन जो बेचने आया है, अगर उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो वो कभी बेच भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो जैसे सेल्समैन एक ये इनबॉर्न होता है, ठीक है। किसी चीज़ को बेचना आज के टाइम में इतना आसान नहीं है, पहले शायद थोड़ा बहुत आसान हुआ भी करता था, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी बेचना आसान नहीं है। आज के टाइम में बहुत सी चीज़ देखने के बाद आप ही अगर आपसे कोई 10 रुपये भी मांगेगा तो आप बहुत सोच समझ कर दोगे कि 10 रुपये मुझे देना है कि नहीं देना है। चाहे वो 10 रुपये आपके बहुत काम का नहीं है, वो 10 रुपये आप चाहेंगे तो चाय पी के भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मांग रहा होगा ना, तो आप उसको 100 बार सोचेंगे कि 10 रुपये मुझसे क्यों मांग रहा है और इससे क्या मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप हमेशा फ़ायदे को देखते हैं अपना, अगर आपको फ़ायदा दिखेगा तभी आप उसको 10 रुपये देंगे, नहीं तो आप वो आपके हाथ पैर जोड़ ले, कुछ भी कर ले, आप उसको नहीं देने वाले हो, ठीक है। शिक्षक है तो शिक्षक को एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसको इंटरेक्ट करना है बच्चों से इंटरेक्ट करना है, बच्चों से बातें करनी, बच्चों को समझाना है चीज़ें, तो एक एक्सट्रोवर्ट होगा, ठीक है। तो मैं लेकिन थोड़ा सा टीचर टाइप का हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैंने बोला कि ये जनरली ये बातें लिखी हुई हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि शिक्षक इंट्रोवर्ट नहीं होगा, इंट्रोवर्ट हो सकता है शिक्षक। जैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों टाइप का हूँ, एम्बीवर्ट टाइप का हूँ थोड़ा सा मैं, बट मैं इंट्रोवर्ट थोड़ा ज़्यादा हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है। और नेक्स्ट तो ये है भाई बहिर्मुखी हुआ, ठीक है। और एक लास्ट जो आता है हमारे पास वो आता है उभयमुखी, यही जिनको हम लोग एम्बीवर्ट बोलते हैं, ठीक है, जो शायद मेरा ये कैरेक्टर शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एम्बीवर्ट जो होते हैं, इनमें ऊपर दिए गए दोनों गुण संतुलित मात्रा में होते हैं, स्थिति के अनुसार ये शांत भी रह सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं एम्बीवर्ट ही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से अगर ऐसी बातें हैं तो बिल्कुल मैं तो कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा एम्बीवर्ट हूँ। एम्बीवर्ट क्या है, मैं एम्बीवर्ट ही हूँ एक तरह से, ठीक। अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं, हाँ तो अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं, मतलब मैं भी नॉर्मल वाली कैटेगरी में हूँ, ठीक है, अधिकांश वाली कैटेगरी में आते हैं आप। इसके पांचों तत्वों को वास्तविक उदाहरणों से विस्तार से समझ सकते हैं। अब ये जो व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व के लिए असल में 5 तत्व निर्धारित किए गए हैं। ये एक आप कैसे इसको हम लोग बिग 5 या ओशन थ्योरी बोलते हैं। ये जो बिग 5 और ओशन थ्योरी है, इसके हिसाब से ओशन थ्योरी आपने देखा ये जो OCEN लिखा है, ये ओशन थ्योरी बोलते हैं इसको, जिससे हमें व्यक्तित्व को समझने में आसानी होती है, ठीक है। अनुभव के प्रति खुलापन होता है, नए विचार, व्यक्तित्व जो होते हैं उनमें ओपननेस होती है, जो एक अच्छा व्यक्तित्व होगा उसमें ओपननेस होगी, अनुभव के प्रति खुलापन होगा, नए विचारों को सीखने की कोशिश करेगा, ठीक है। रोमांच, एक उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक एडवेंचरस चीज़ें देखने को मिलेंगी, रचनात्मकता को पसंद करना, ठीक है। तो ये जो अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं ये गुण आपको देखने को मिलेंगे। कर्तव्यनिष्ठा होगी, अनुशासित होगा, व्यवस्थित होगा और जिम्मेदार होना, ठीक है। ये चीज़ें, अनुशासित आप नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ, व्यवस्थित है नहीं है, जिम्मेदार है नहीं है। तो
अगर आप नहीं हैं तो आप अच्छे व्यक्तित्व के नहीं हैं, ठीक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप हों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर व्यक्तित्व की बात करें तो बहिर्मुखता, सामाजिक होना ज़रूरी है, लोगों से मिलना और ऊर्जावान रहना। एक बात तो है, हम आए हैं, ठीक है, हम पैदा हुए इस अर्थ पे आए हैं, तो हमारा असल में हम अंतर्मुखी होके अगर एक कमरे में बैठ जाएंगे तो हमने असल में कुछ देखा ही नहीं, हमारा इस अर्थ पे आना ही बेकार है। तो हमें थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है, हमें लोगों से मिलना ज़रूरी है, समाज में रहना ज़रूरी है, समाज के लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सहमतिशीलता यानी कि एग्रीबलनेस जिसको बोलते हैं, यानी एग्री होना ज़रूरी है यहाँ पे, दयालु होना ज़रूरी है, मददगार होना है, दूसरों के साथ सहयोग करने वाला होना है। ये सारी चीज़ें आपको, एग्रीबलनेस का मतलब होता है जो आप किसी के लिए एग्री कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं, आपको लोग आपसे आके कुछ मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आप उसके लिए एग्री कर जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर न्यूरोटिसिज्म होना चाहिए, भावनात्मक अस्थिरता होनी चाहिए, जल्दी तनाव में आना, चिंता या उदासी महसूस करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बेसिकली व्यक्तित्व में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भावनात्मक अस्थिरता यहाँ पे कहने का व्यक्तित्व में आपको देखने, जल्दी तनाव आ जाता है, ठीक है, और चिंता और उदासीनता आपको देखने को मिलती है। तो ये असल में व्यक्तित्व को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं बिग फाइव, ठीक है, बिग फाइव थ्योरी या फिर ओशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये ओशन यहाँ से आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ उदाहरण दिए यहाँ पे, जैसे कह रहा है दो दोस्त हैं अमन और विकास। अमन को नई जगह घूमना, अजनबियों से बात करना पसंद है, वहीं विकास शांत रहता है, अपनी चीज़ हमेशा सही जगह पर रखता है और बिना प्लानिंग की कोई काम नहीं करता है, या उनका व्यक्तित्व है। तो दोनों का, एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। एक एक्सट्रोवर्ट जो है वो मस्त है, उसको कोई प्लान नहीं बनाना है, उसको जब मिलेगा, मौका मिलेगा तो वो निकलेगा और घूमने निकल जाएगा, ठीक है, उसको कोई प्लानिंग नहीं करनी है। इंट्रोवर्ट क्या है, वो सोचेगा, समझेगा, पहले एक प्लान बनाएगा, प्लान बनाने के बाद ही क्या करता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। तो ये अमन और विकास की एक अपनी व्यक्तित्व है, वो आपको पता चल गया चीज़ें। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कार्य। अच्छा, व्यक्तित्व को क्या क्या प्रभावित कर सकता है? किसी भी इंसान की पर्सनालिटी रातों रात नहीं बदलती, इसे आकार देने में मुख्य रूप से दो शक्तियों का हाथ होता है, जैविक या आनुवंशिक कारक, ठीक है। अब आपका व्यक्तित्व जो है, ऐसा नहीं है कि रातों रात आप जो आज हैं, जैसा आपका बिहेवियर है वो रातों रात है, नहीं, आपको एक समय लगा है। एक तो समय यानी कि आपने एक वातावरण में अपना टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और एक आपकी जेनेटिक्स है जो कि पैदा इनबॉर्न है, आपकी कुछ चीज़ें आपकी इनबॉर्न है, आपके कुछ व्यक्तित्व, आपके बिहेवियर कुछ आपके माता पिता से ही मिले हुए, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें आपने समाज से सीखी होंगी, जब आप बाहर आना स्टार्ट किया आपने, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है वो जैविक होता है, यानी कि आनुवंशिक कारक होता है, जो हमारे माता पिता से मिले जीन, हमारी शारीरिक बनावट, ठीक है, जैसे हमारी शारीरिक बनावट, ये भी पर्सनालिटी के एक हिस्से में आता है। बुद्धि का स्तर क्या है, मतलब कि आईक्यू लेवल क्या है आपका, हमारे मूल स्वभाव को तय करते हैं, ठीक है। तो ये जो आनुवंशिकता होती है, यानी कि जीन्स होते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं मूल स्वभाव को तो तय करते हैं। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, कुछ बच्चे जन्म से बहुत शांत होते हैं, जबकि कुछ बहुत चंचल या रोने वाले होते हैं, या उनके तंत्र के बनावट पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे है थोड़ा सा चीज़ें हैं, जैसे आप एक ही परिवार में अगर आप देखेंगे तो माता पिता के दो ही संतान हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना एक्सट्रोवर्ट टाइप का हो, लेकिन एक बच्चा आपको शांत दिख सकता है। तो उसमें हो क्या रहा है असल में कि वो जो जीन्स है ना, वो जीन्स हो सकता है कि माता जो है वो थोड़ा शांत स्वभाव की हो, तो अगर किसी बच्चे में माता वाले जीन्स डोमिनेट कर गए तो वो बच्चा कैसा हो जाएगा, शांत स्वभाव हो जाएगा। अगर पेरेंट्स पिता अगर थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के हैं, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं, अगर वो जीन थोड़े से डोमिनेट कर गए तो कहीं ना कहीं बच्चा कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट टाइप का, जो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा। तो ये बातें, तो ये जो नेचर आ रहा है, ये जो व्यक्तित्व आ रहा है बच्चे का, ये कहाँ से आ रहा है, उसके माता पिता से आ रहा है, ठीक है। तो ये कारक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा जो आता है वो पर्यावरण कारक है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा व्यक्तित्व असल में जीन तो निर्धारित कर ही रहे हैं, माता पिता से तो आ ही रहे हमारे पास, लेकिन हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण काफ़ी कहीं ना कहीं निर्धारित करता है हमारे व्यक्तित्व को, क्योंकि हम इसी पर्यावरण में तो रह रहे हैं, हम इसी वातावरण में तो जी रहे हैं, हम इसी वातावरण से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण का मतलब क्या, जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वही हमारा पर्यावरण है, ठीक है। तो हम इससे तो हमेशा हर एक सेकेंड इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप अभी जो बैठे हुए हो, चाहे कमरे में बैठे हो गए या कहीं लाइब्रेरी में बैठे होगे, कहीं पे भी बैठे होगे, तो आपका वो एक एटमॉस्फेयर है, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिजिकली है या फिर केमिकली है या फिर बायोलॉजिकली है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो आपके व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव डालता है। तो पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, हमारा परिवार, समाज, संस्कृति, स्कूल हमारे व्यक्तित्व को तराशते हैं, ठीक है।
उदाहरण के तौर पे एक बच्चा जिसके घर में हमेशा पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा हो, उसमें कर्तव्य निष्ठा और जिज्ञासा के गुण विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अत्यधिक डांट फटकार वाले माहौल में रहने से बच्चों में चिंता तनाव का स्तर बढ़ सकता है। तो ये कैसा पर्यावरण आपके चारों तरफ है, आपका नेचर आज कैसा है, कहीं ना कहीं आपका पर्यावरण निर्धारित कर सकता है ये चीज़ें, ठीक है। आपका जीन आपका व्यक्तित्व निर्धारित कर रहा हो, साथ साथ में आपका जो चारों तरफ पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं निर्धारित करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। हाँ, दूसरी चीज़ है, अब यहाँ पे हम लोगों ने व्यक्तित्व को समझ लिया है, ठीक है। हम लोगों ने व्यक्तित्व को समझ लिया, उसके कारक क्या होते हैं, व्यक्तित्व क्या होता है, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं वो। अब दूसरा भाग आता है अभिप्रेरणा का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है, जो उसको हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं, यही है अभिप्रेरणा। अब यहाँ पे हम कोई काम क्यों करते हैं, इस तो मोटिवेशन से करते हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ी बहुत ये शब्दों से परिचय कराया, तो मैंने आपको बोला कि मोटिवेशन असल में हमें बताता है कि हमें कोई काम क्यों करना है, ठीक है, या मोटिवेशन हमें प्रेरित करता है, हमें अभिप्रेरित करता है कि हमें ये काम करना है, ठीक है। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मूवर से हुई, जिसका अर्थ होता है टू मूव, ठीक है। टू मूव मतलब चलो उठो, हट मतलब कुछ करना है हमें, ठीक है। तो ये टू मूव से यहाँ पे कहने मतलब उस मूवर शब्द से हुई है। इसका मतलब गति करना या आगे बढ़ना। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक स्थिति है जो हमें किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है, ऊर्जा देती है और तब तक रुकने नहीं देती है जब तक हमें वह लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तो असल में मोटिवेशन का मतलब यही है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि वो चीज़ जो आपको इतना ज़्यादा प्रेरित कर रही है कि जब तक आपको लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए तब तक आप उसके लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप रुक जा रहे हैं तो असल में वो मोटिवेशन नहीं है। अब मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि मोटिवेटर्स होते हैं, ठीक है। आपने बहुत से यूट्यूब मोटिवेटर्स को सुना होगा, बहुत से क्या कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ये कि बहुत से ऐसे मोटिवेटर्स हैं जो जिनको लोग बच्चों सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, आते हैं दो चार लाइनें आपको बोलकर आपको ऐसा मोटिवेट करते हैं कि आप क्या होते हैं, बहुत जल्दी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। पता चला कि आप 15 घंटे बैठ गए पढ़ने के लिए, लेकिन वो 15 घंटे आप केवल एक दिन पढ़ लें, 2 दिन पढ़ लें, उसके बाद तीसरे दिन से ख़त्म। तो अगर वो ख़त्म हो जा रहा है तो असल में वो मोटिवेशन नहीं है, वो एक टेम्परेरी जो मोटिवेशन है, असल में परमानेंट होना चाहिए। टेम्परेरी वाला कोई मोटिवेशन नहीं होता है। अगर वो ऐसी कोई चीज़ है तो आप उस वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। आप भले ही आप उस इंसान को फॉलो कर रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बट असल में वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन असल में वो है जो आपके लक्ष्य प्राप्ति तक आपके साथ हो। जिस दिन आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा उस दिन आप कहेंगे कि हाँ ये मोटिवेशन था जिसकी वजह से मुझे असल में लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो आपको वो मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आज भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको आपके लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो असल में अभी तक आपको आपका मोटिवेशन भी नहीं पता है कि आपको किस वजह से मोटिवेशन मिल रहा है या आप किस वजह से मोटिवेट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जिस दिन ये पता चल गया कि आप इस चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं तो याद रखिएगा कि उस दिन आपका एग्ज़ाम का जो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाकर जाएगा। क्योंकि वो मोटिवेशन ऐसा होगा कि आपको वो रुकने नहीं देगा, आपको हमेशा एक तरह से प्रेरित करता रहेगा, आपको हमेशा पढ़ने के लिए, हमेशा एकाग्र रहने के लिए आपको बार बार प्रेरित करेगा, ठीक है। तो आप उस मोटिवेशन को ढूंढिए। आपकी पहली कोशिश तो ये कि आप उस मोटिवेशन को ढूंढिए जिसकी वजह से आप वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं मोटिवेशन की, ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र की बात करते हैं। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा को एक चक्र के रूप में देखा जाता है जो लगातार चलता रहता है। इसके 6 मुख्य चरण होते हैं। आइए इसे एक बहुत ही व्यवहारिक, ठीक है, तो यहाँ पे भूख अपेक्षा से समझते हैं। आवश्यकता क्या? शरीर में भोजन पानी की कमी होना या जीवन में सफलता नौकरी की कमी, ठीक है। भूख क्या है बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भूख का और उदाहरण मतलब ले रहा है, भूख और परीक्षा के ले रहा है, ठीक है। भूख के लिए क्या है? शरीर में भोजन पानी की कमी को क्या कहते हैं? भूख कहते हैं, ठीक है। और परीक्षा की अगर बात करें तो जीवन में सफलता या नौकरी की कमी, ये असल में क्या है हमारे लिए एक परीक्षा का कह सकते हैं ना कि परीक्षा ही तो हम दे रहे हैं, जीवन में सफलता है या नहीं है ये हमारे लिए क्या है, एक परीक्षा की ही जैसी ही चीज़ें, ठीक है। तो इन दोनों बातों से चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे अच्छा एक बात है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जो मोटिवेशन है ये असल में एक साइकिल के जैसा है, एक चक्र के जैसा है, ठीक है। इसमें 6 स्टेप आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हम भूख और परीक्षा के हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये है मेन बात। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आएगा इसमें प्रबोधन का आएगा या अंतर्नोद का आएगा। कमी के कारण बेचैनी बढ़ना, जैसे पेट में चूहे कूदना या भूख लगना,
ठीक है। परीक्षा पास करने की मानसिक तड़प। अब क्या है, अगर आपको भूख लगी है तो क्या होगा, आपको बेचैनी होगी, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल डिमांड एक होगी, क्योंकि आपके पेट खाली है और वहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा। तो आपको जो ब्रेन होगा वो आपको संकेत करेगा कि भैया कुछ खा लो, क्योंकि एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है हमारे शरीर में, ठीक है। अगर हमें, आप चाहते हो कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे तो आपको कुछ खाना पड़ेगा। तो अंदर से क्या होगा, वो आपके पेट में हल्का दर्द करेगा, वो आपको क्या करेगा, बेचैन करेगा कि आपको कुछ खाना है, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये स्टेप है, एक स्टेप है जिसमें आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि भैया कुछ खा लो, नहीं तो धीरे धीरे शरीर में एनर्जी कमी होगी, ठीक है। और वही एग्ज़ाम के टाइम अगर बात करें तो परीक्षा पास करने की मानसिक तड़प होती है। अब क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो लगता है कि हाँ नहीं, मुझे एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। एक मानसिक रूप से क्या करना है, ये भी एक मोटिवेशन का एक स्टेप है। दूसरी चीज़ आती है उद्वेलन या उत्तेजना, ठीक है। यहाँ पे जब उद्वेलन या उत्तेजना की बात करें तो ऊर्जा का स्तर बढ़ना, व्यक्ति शांत नहीं बैठ पाता, बस सक्रिय हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये दूसरा स्टेप होता है, इसमें क्या है, अब आपको पहले स्टेप में बोला गया कि भैया थोड़ा सा उठो, जाओ कुछ खाओ, तो यहाँ पे क्या है, अब जब आप उत्तेजित हो गए तो आपको बेसिकली अब क्या होगा, आप जाएंगे, उठेंगे और जाएंगे किचन में पहुँचेंगे और खाने के लिए कहीं ना कहीं अपना हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली स्तर बढ़ना, व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा, आप वहाँ पे शांत नहीं बैठेंगे और क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा है हमारे पास लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य को पाने के लिए काम करना, जैसे रसोई में जाकर खाना ढूंढना या रात भर जाकर पढ़ाई करना। तो तीसरा हमारा जो स्टेप आएगा क्या आएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा। अब आपको लक्ष्य, आपको क्या है, किचन है तो आप किचन की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, और आगे जाओगे और रसोई जाकर खाना ढूंढना, रात भर जाकर पढ़ाई करना। और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या करेंगे, आपको रात भर जाकर पढ़ाई करना होगा, ठीक है। चौथा जो आएगा वो आएगा उत्तेजना में कमी। अब ये जो है यहाँ पे पेट भर जाने के बाद या सफलता मिलने के बाद तनाव खत्म हो जाना, ठीक है, और संतुष्टि मिलना कुछ समय बाद, या चक्र किसी नई आवश्यकता के साथ फिर शुरू होता है। तो एक मिनट यहाँ पे कुछ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये पहला स्टेप था, आवश्यकता क्या है, ठीक है, दूसरा फिर प्रबोधन था हमारे लिए, और फिर ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। ये है आपके उत्तेजना में कमी हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो है हमारे पास नीड हो गया, अराउजल, और ठीक है उद्वेलन हो गया, हाँ उद्वेलन या उत्तेजना एक ही बात है। और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हुआ, उसका उत्तेजना में कमी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे से आपका पेट भर गया तो अब क्या होगा, अब फिर से आप आपको उत्तेजना कम हो गई, आप शांत हो गए, ठीक है। आपका परीक्षा जैसे हो गया आप शांत हो गए, वही चीज़ें यहाँ पे पेट भराने के बाद या सफलता मिलने के बाद, परीक्षा में आप सफल हो गए, मिलने के बाद तनाव खत्म हो जाना और संतुष्टि मिलना, कुछ समय बाद ये चक्र किसी नई आवश्यकता के साथ फिर से शुरू होगा, यानी फिर से आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होंगे तो फिर से आप वो काम करने के लिए जाएंगे। तो ऐसे ही फिर से आवश्यकता आएगी, फिर से आपका जो है उत्तेजना आएगी, फिर से सारी चीज़ें आपके लिए एक चक्र के जैसा होगा, नए नए कामों के लिए एक साइकिल सा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। अब इसके क्या सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकों ने यह समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए कि इंसान आखिर मोटिवेट कैसे होता है। यह दो सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मैस्लो ने बताया कि हमारी ज़रूरतें एक सीढ़ी की तरह होती हैं, जब तक नीचे की सीढ़ी पूरी नहीं होती इंसान ऊपर की सीढ़ी के लिए मोटिवेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है, ज़रूरतें हमारी, आवश्यकता क्या है हमारी, एक सीढ़ी के जैसे होती है। जैसे जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आपकी आवश्यकताएं कम हैं, अभी आपकी केवल आवश्यकता क्या है कि आपको चाहिए कि मैं किसी तरह बस 2 वक्त का, अगर आपकी नौकरी नहीं है, आप बेरोजगार टाइप के हैं, मैं तब की बात करूँ तो आपका क्या अभी आपकी ज़रूरतें क्या बहुत कम है कि आपको किसी तरह 2 वक्त खाना खाना है, ठीक है, उसके बाद शाम में किसी तरह नाश्ता कर लेना है, ये आपके क्या है, आपका बेसिकली आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है। आपको फेस्टिवल्स पे कपड़े ले लेने हैं, ऐसा कुछ आपकी क्या है ज़रूरतें हैं। ये स्टेप है, जब आपकी ये ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी, जब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होंगी, जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी वो आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए, एक स्टेप आप आगे बढ़ गए। फिर जब आपके पास बाइक हो जाएगी तो आप सोचेंगे मेरे पास कार होनी चाहिए, एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर आपके पास जब कार हो जाएगा आप सोचेंगे मेरा एक खुद का घर होना चाहिए, तो एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो ज़रूरतें असल में स्टेप हैं, सीढ़ियाँ हैं, जो एक एक करके क्या होंगी, पूरी होंगी। और सबसे पहले वाली सीढ़ी को ही आपको पूरी करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट कार लेने का नहीं सोच सकते हैं, ठीक है।
आप डायरेक्ट कार लेने का कभी नहीं सोचेंगे। अगर आप नीचे से उठ रहे हैं तो आपको ज़रूरतें आपकी वहीं होंगी। अब आप सोचेंगे सर वो अमीर जो इंसान है वो तो डायरेक्ट कार ले लेगा, तो उसकी ज़रूरत असल में कार है ही नहीं ना, उसकी ज़रूरत कार है ही नहीं, उसकी ज़रूरत तो प्लेन है ना। कार तो उसकी बेसिक चीज़ है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो आपको थी ना बाइक की, ज़रूरत तो आपकी थी कार की। उसके लिए कार तो नॉर्मल चीज़ है, वो उसकी ज़रूरत थोड़ी ना है, ठीक है। कार तो उसके घर में पहले से ही थी। तो ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत हमेशा एक स्टेप बाई चलती है, और पहली ज़रूरत आपकी पूरी होगी तभी आप दूसरे की तरफ बढ़ोगे, और दूसरे के साथ तीसरे की तरफ। तो इसलिए एक सीढ़ी की जैसी होती है, स्टेप की जैसे, ठीक है। तो ये अब्राहम मैस्लो ने बताई ये बातें, और यही क्या करते हैं आपकी ज़रूरतों पे आपकी जो बेसिकली जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होती है, वो ज़रूरत के बाद आपके पास आती रहती है। हर्ट्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कार्यस्थल या पढ़ाई के माहौल पर लागू होता है, ठीक है। इसके भी दो कारक हैं। हाइजीन कारक है, या वो चीज़ें हैं जो अगर ना हो तो व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है, लेकिन इनके होने से बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता। जैसे अच्छा कमरा, पंखा, एसी, ठीक है, सैलरी, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें अगर हाइजीन कारक होते हैं, इनको हमने बोलते हैं, इससे क्या होता है मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा कमरा हो, पंखा हो, एसी हो, अच्छी सैलरी हो, साफ़ सफाई हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर सकती हैं, ठीक है। नहीं, अगर पढ़ने की बात हो रही है तो ठीक है, वह चीज़ें, हाँ, अगर पढ़ाई के माहौल की बात हो रही है तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा कमरा मिल गया है, एक बढ़िया सोफ़ा मिल गया, अच्छा गद्दा मिल गया है, ठीक है, तो ये पढ़ने वाले आपके कारक नहीं है, ये आपको पढ़ने का भी देंगे नहीं। आपके अगर एसी लग गई है तो आपको नहीं पढ़ने देगी, ठीक है। अगर अच्छी सैलरी है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि आपको लगेगा कि मैं तो अच्छी सैलरी पा ही रहा हूँ, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारे कारक आपको फिर पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। पढ़ने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें कह रहे हैं। दूसरी चीज़ें अभिप्रेरक कारक होते हैं, तो ये हाइजीन कारक होते हैं। दूसरे होते हैं अभिप्रेरक कारक, असल में ये आपको मोटिवेट करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को काम में जी लगाने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे काम की तरफ होना, ठीक है, नई जिम्मेदारी मिलना, खुद के विकास का मौका मिलना। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अभिप्रेरित करती हैं, यानी कि मोटिवेट करेंगी ही करेंगे, ठीक है। आंतरिक बनाम बाहरी अभिप्रेरणा, एक शिक्षक के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमने संक्षेप में पहले देखा था, आंतरिक और बाहरी अप्रेरणा के अपने अपने मायने हैं। बाहरी अप्रेरणा मतलब जो बाहर से आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई दोस्त आपका मोटिवेट कर रहा है, आपके घर परिवार में आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, पापा आपको बुला कर रोज समझा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। या आपका कोई दोस्त है आपको समझा रहा है, या फिर फैमिली मेम्बर कोई आपको समझा रहा है, तो वो सब क्या है, आपके बाहरी अभिप्रेरणा है, ठीक है, जो बाहर से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। या शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जायज़ बात है ना, जब आप शुरुआत करने के लिए निकलोगे, जब आप घर से पहली बार निकलोगे, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, लोग बाहरी लोग ही तो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं ठीक है जाओ पढ़ो, ठीक है, आप जाओ तैयारी करो, हम हैं, आप संभाल लेंगे चीज़ों को। तो ये क्या करते हैं, एक शुरुआत के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। बाहरी अभिप्रेरणा असल में शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत के लिए सबसे ज़्यादा बड़े कह सकते हैं कि कारण यही होते हैं। आप जब भी कुछ करने जाते हो तो बाहरी लोग ही आपको मोटिवेट करते हैं। उदाहरण है, अगर इस बार टेस्ट में 50 में से 50 नंबर लाए तो तुम्हें मेडल मिलेगा या साइकिल मिलेगी, या शॉर्ट टर्म के लिए काम काम करती है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे अब कोई बच्चा है उसको आप उसका मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो, तो आपने उसको एक मोटिवेशन दे दिया, उसको एक प्रलोभन दे दिया कि ऐसा 50 में 50 ले आओगे तो इस बार तुम्हें मेडल मिलेगा या फिर तुम्हें कोई इनाम मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है, ये एक बाहरी रूप से आपने उसको क्या किया, मोटिवेट कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपने पूरा प्रयास करेगा, उसको मेडल चाहिए तो अपना पूरा का पूरा जी जान लगा देगा उस मेडल को पाने में। एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, यह लंबे समय तक चलती है। जब छात्र को विषय से प्यार हो जाता है, उसे गणित के सवाल हल करने में मज़ा आने लगता है। एक शिक्षक का अंतिम लक्ष्य छात्र के भीतर इसी आंतरिक अभिप्रेरणा को जगा। तो एक बात है यहाँ पे, असल में असली काम तो यही आंतरिक अभिप्रेरणा करने वाला है, ठीक है। जो इंटरनल मोटिवेशन है यही असल में काम आता है। ये जो बाहरी है ना, मैंने बोला ना कि जो आप जैसे बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, ठीक है, बहुत से टीचर्स मैंने देखा है कि वो मोटिवेट करते हैं, वो आपके बाहरी अभिप्रेरणा है। वो बहुत समय तक आपके साथ नहीं रहने वाली वो मोटिवेशन, वो कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपके अंदर की आंतरिक जो मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन जो है ना, इस पे ही आपको काम करना है, इसको ही पहचानना है कि आपका इंटरनल मोटिवेशन क्या है, क्योंकि वो लंबे समय तक रहेगी, और जब तब तक रहेगी जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता है। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। भाग 3 में हम लोग मनोवैज्ञानिक आकलन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ है जिसके बारे में हमें समझना है, पढ़ना है, ठीक है। हाँ,
तो यहाँ पे भाग 3 जो है हमारा मनोवैज्ञानिक आकलन है, हम खुद को कैसे मापें उसके बारे में बात कही गई है बेसिकली इस आकलन में। ठीक है, आकलन का मतलब ही होता है ना किसी चीज़ को नापना या मापना, तो हमें असल में अपने व्यक्तित्व को यहाँ पे मापना है या अपने मनोविज्ञान को मापना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, इस पूरे कह सकते हैं कि टॉपिक में इसी पे बात की गई है। अब सवाल उठता है कि हम किसी के व्यक्तित्व या उसकी प्रेरणा को कैसे माप सकते हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपकी मोटिवेशन कैसा है, इसको मापने का जो कह सकते हैं, जब मापते हैं ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आकलन बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आकलन कहते हैं। यह किसी इंसान के व्यवहार, क्षमताओं और मानसिक विशेषताओं को समझने की एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो आपका व्यवहार, आपकी क्षमता और आपके मानसिक स्थिति को समझने के लिए हमें आपका आकलन करना पड़ेगा, या अगर मेरा जानना है तो मेरा किसी न किसी को आकलन करना पड़ेगा। कोई मनोवैज्ञानिक ही आएगा और मेरा आकलन करके जाएगा कि मैं कैसा व्यक्तित्व का हूँ और मेरी क्षमता क्या है, मेरा आईक्यू लेवल क्या है, वो वही टेस्ट कर सकता है। ठीक है, मैं खुद इसका आकलन उतना सही से नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरह के टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, ये किए जा सकते हैं। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाए, जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट बना के दे दिए जाएँ, मुझसे 15, 20, 25, 50 क्वेश्चन, जो भी जैसा भी टेस्ट ले रहे हो वो। ठीक है, जैसे हम लोग देते हैं ना एग्जाम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस के ही तो आंसर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स दे दिए हैं और आपसे पूछ रहा है, तो वैसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बना के मुझको दे दिए जाएँ और मेरे बारे में जानने की कोशिश किया, मेरे व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जैसे वो मुझे 10, 15, 20 क्वेश्चन देंगे ना, तो मैं जब अपने हिसाब से अपने मानसिक स्थिति के हिसाब से जब उसके आंसर दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तित्व वो पता कर पाएंगे। ठीक है, कि ये क्या सोचता है इन चीज़ों को लेकर। तो इसलिए ये जो पहला तरीका है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही है। इनमें सीधे और स्पष्ट सवाल होते हैं, जिनके विकल्प जैसे हाँ या ना में या रेटिंग स्केल तय होते हैं। ठीक है, अब वो विकल्प में क्या दिया हुआ है, हो सकता है 4 विकल्प दिए हो, या फिर केवल हाँ या ना में पूछा हुआ हो, या फिर रेटिंग दिया हो कि इसकी रेटिंग आप कितनी देंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें जांच करने वाले का व्यक्तिगत पक्षपात नहीं चलता। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो चेक कर रहा है मनोवैज्ञानिक है, जो मुझे चेक कर रहा है, उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि मैं जो आंसर लगाऊंगा वही माना जाएगा, वही मेरा व्यक्तित्व होगा। ठीक है, उसमें मनोवैज्ञानिक अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो तो साफ साफ दिखेगा ना, वो तो कई लोग देख सकते हैं, वो मेरे दिए हुए आंसर्स को कई लोग देखेंगे, तो वो मनोवैज्ञानिक उन चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकता एक तरह से। ठीक है, उसमें कुछ मिक्स नहीं करता, बेसिकली कुछ मिला नहीं सकता अपने तरफ से। मेरे व्यक्तित्व जैसा होगा वो साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ इसका व्यक्तित्व ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये है, अब यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए क्या आपको पार्टी में जाना पसंद है, आपको 1 से 5 के स्केल पर चुनना है, इससे आपकी बहिर्मुखता का सटीक स्कोर मिल जाता है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि आपको पार्टी में जाना पसंद है, तो इसमें आपने रेटिंग देना है कि आपको बताइए 5 रेटिंग देंगे तो 5 रेटिंग है, 4 रेटिंग है, 3 रेटिंग है, ऐसे करके। अगर आपने 5 रेटिंग दे दिया तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद है पार्टीज़ में जाना। ठीक है, तो आपका व्यक्तित्व पता चल गया कि आपका व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट टाइप का है, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। ठीक है, अपनी ऊर्जा अपना बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, आप उत्साहित रहते हैं हमेशा। ठीक है, चीज़ों को लेकर, तो आपका एक एक्सट्रोवर्ट नेचर आपका साफ साफ पता चल जाएगा। लेकिन आपने अगर 1 स्टार दिया, 2 स्टार दिया, तो फिर क्या आएगा, आपकी इस नेचर को दिखाएगा कि आप बहुत ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत कम कहीं जाना आना पसंद करते हैं। तो इसलिए ये जो है आपका कहीं ना कहीं एक सटीक आप कह सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व दिखाई देता है यहाँ से। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्रक्षेपी परीक्षण। इनका उपयोग इंसान के अचेतन मन, छुपे हुए डर, इच्छाओं और व्यक्तित्व को जानने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति के सामने अस्पष्ट चीज़ें रखी जाती हैं और उसे अपनी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए और डायरेक्ट उसका आंसर पूछ लिए गए। यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपाई जाएंगी, छुपाकर वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने मन पर एक जोर देंगे, अपने विचारों पर जोर देंगे, जिससे वो जब उत्तर निकल कर आएगा तो असल में और ज़्यादा बेहतर आपका व्यक्तित्व निखर कर वहाँ पर सामने आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप वस्तुनिष्ठ टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो आप कभी कभी कोई आंसर ऐसे भी लगा के निकल जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपका हो सकता है कहीं पे हाँ बोलना था लेकिन आपने वो ना लगा दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे वो रिजल्ट उतना बेहतर नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए प्रक्षेपी परीक्षण हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और एक रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण है, इसमें कागज़ पर बिखरी स्याही को डिजाइनों को दिखाकर पूछा जाता है आपको इसमें क्या दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली वो जो कागज़ होता है उस पर कुछ स्याही से डॉटेड से बना के आपको कुछ इमेजेस दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इमेजेस क्या हैं।
अब वो इमेजेस आपके व्यक्तित्व के हिसाब से वो इमेजेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि वो इमेज कुछ और हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व उसे कुछ और देख रहा है। तो इस तरह का जो टेस्ट होते हैं ये आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं पहचानने में मदद करते हैं। उसका विषय आत्म प्रत्यक्षण परीक्षण होता है। इसमें कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई जाती हैं और कहा जाता है इस तस्वीर को देखकर एक कहानी बनाओ। अब आपको कुछ धुंधली तस्वीर दिखा दी गई है और आपको बोला जाए कि उसकी कहानी बताओ। अब कहानी बनाने का मतलब है कि आपका व्यक्तित्व साफ सामने, जैसे आपको मैंने कोई एक इमेज दिखाई, ठीक है, और मैंने आपको एक इमेज दिखा दी मान लीजिए एक बंदर की, और आपसे बोला कि आप बताइए इस पे कहानी बनाइए। अब बहुत से लोगों का अलग अलग थॉट यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे या करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप जो स्टोरी बना रहे हैं उससे डिफरेंट कोई दूसरा बना रहा होगा, कोई तीसरा कुछ और बना रहा होगा, ठीक है। अब कई लोगों ने बंदर को जंगल से जोड़ा होगा और जंगल के साथ कहीं ना कोई स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, और भी एनिमल्स को लेकर आएंगे और स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। कई लोगों ने उस मंकी को आसपास के वातावरण से जोड़कर देखा होगा, ठीक है, और उसको अपने आसपास के वातावरण से जोड़कर कहानी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये जो अलग अलग विचार होते हैं ये कहीं ना कहीं ये भी एक विषय आत्मपरीक्षण की परीक्षा होती है, ठीक है। इसमें आपको एक विषय दे दिया जाता है कि आप इस पर कहानी बना के देखो और उससे आपकी एक कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं परीक्षण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक तस्वीर में एक लड़का टेबल पर सिर रखकर बैठा है और पास में किताब खुली है। एक छात्र जो परीक्षा में तनाव में है कहानी बनाएगा। यह लड़का फेल होने के डर से रो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि उसका व्यक्तित्व निकल कर आया और उसका डर बाहर आया। अब कैसा है कि एक लड़के को हम लोगों ने टेस्ट किया और उसको एक लड़का टेबल पर सिर रखकर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और बोला कि बताओ कि इसके बारे में कुछ कहानी बनाओ। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि असल में ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया या फेल होने वाला है। एक छात्र जो परीक्षा में, यह लड़का फेल होने के डर से रो रहा है, ठीक है। ये उसने अपनी बात बताई। तो ये क्या, ये उसकी अपनी जो थॉट थी अंदर से, हो सकता है वो भी एग्ज़ाम के समय में इतना डर रहा हो या उसके अंदर भी वो डर हो, तो वो डर उसका व्यक्तित्व का उसका व्यक्ति का बाहर निकल कर आया, ठीक है। और जो एनर्जेटिक होगा, ठीक है, या फिर जो थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव थॉट के साथ होगा, तो हो सकता है कि वो पूरे इमेज को अलग तरीके से देखे, ठीक है। वो बोले कि हाँ ये अपने ये लड़का जो है गंभीर विचारों में खोया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छे काम के लिए प्रेरित है। वो चाह रहा है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं और उसके लिए वो काफ़ी गंभीरता से चीज़ों को सोच रहा है। तो ऐसा कुछ भी सोच सकता था। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं व्यक्तित्व। दूसरा छात्र यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे देखते हैं, जो प्रेरित है वो क्या कहानी बनाएगा या वैज्ञानिक रात भर रिसर्च करने के बाद थककर थोड़ी देर के लिए झपकी ले रहा है, सुबह उठकर यह इतिहास रचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये प्रेरित बच्चा है, ये एक एक्सट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है, ये पॉजिटिव चीज़ों से सोच रहा है, ये प्रेरित है, अभी प्रेरित है, मोटिवेटेड है, ठीक है। तो इसने मोटिवेशनली चीज़ों को सोचा। तो यही फ़र्क आता है यहाँ पे, और ये टेस्ट हमें असल में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें बताकर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे जो भी टेस्ट थे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली साइकोलॉजी में जो अभी प्रेरणा, आकलन और जो आपका व्यक्तित्व का जो टॉपिक था ये यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने इसके लगभग बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनके कारक क्या हैं और उसके सिद्धांत क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको PDF पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस पर जो भी MCQs हैं उनको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ऐसे बनाते रहिए। आप एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस अपना काम करते रहिए बेहतर तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना तैयारी को बेहतर बनाइए और जो भी चीज़ें आपको क्विज़ेज़ हैं या जो भी आप PDF से उनको पढ़कर अपने तैयारी को एक शार्प देते रहिए, उसमें एक कह सकते हैं एक धार लगाते रहिए। और जैसे एग्ज़ाम आएगा, अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, तो आप लोगों को बहुत आराम से चलना है और अपना जो दूसरा भी पोर्शन है आपका GS का पोर्शन है उस पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। और ये पोर्शन क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर आपको फोकस तो करना ही है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस PYQs लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर से जुड़ने के लिए।